हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद नीट बायोलॉजी। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, एनिमल फिजियोलॉजी में हम अपना पहला चैप्टर कर रहे थे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके हमने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आकर के उन्हें जरूर देखना और अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको लेक्चर्स कैसे लगे, आपको समझ में आया कि नहीं आया। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यस। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ट्रैकिया तक पढ़ा था। हमने ट्रैकिया अ, मतलब हम थोड़ा सा ट्रैकिया को रिवाइज करते हैं इसमें, ताकि हमारी कंटिन्यूटी आगे बन सके। ठीक है। तो ट्रैकिया को हमने देखा। तो ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोल रहे थे। ठीक है। इसमें हमारी इनकम 16 to 20 सी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और इसके ट्रैकिया के अपर साइड पर हमारा वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, और लैरिंग्स का ही पार्ट होता है एपिग्लॉटिस, एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो लैरिंग्स से अटैच होता है। और ये क्या करता है, जो ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, उसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। उसको क्या करता है, कवर कर लेता है ड्यूरिंग शैलोइंग ऑफ फूड। जब हम फूड को शैलो करते हैं तो ये क्या करता है, ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, ताकि जो फूड है हमारे विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में एंटर ना कर पाए, फूड इसोफेगस में ही जाए यानी कि फूड पाइप में। तो इतनी बातें हमने की थी। तो चलिए एक बार ट्रैकिया का फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देन आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी ट्रैकिया, ये है हमारी ट्रैकिया। और ट्रैकिया की जो ओपनिंग है, एक मिनट, ये जो ओपनिंग है ये ट्रैकिया की, इसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ये क्या है, ओपनिंग है ट्रैकिया की। ठीक है। और ट्रैकिया में ऐसे टी शेप की 16 to 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी, ये है शी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये है हमारी सी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाएगी, यानी सिकुड़ने से बचाती है। ठीक है। अब इसके ऊपर की साइड पर एंटीरियरली यहाँ पर क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। ये है हमारा वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिंग्स। ये बना लेते हैं हम। ये देखो, ये है हमारा लैरिंग यानी कि वॉइस बॉक्स। ये भी कार्टिलेज का ही बना होता है। अब इस लैरिंग्स के ऊपर एक थिन थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। ठीक है। और ये लैरिंग्स का ही पार्ट होता है। ये जो थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप है इसे हम बोल रहे हैं एपिग्लॉटिस, इसे हम बोल रहे हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ठीक है। तो ये क्या है, एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो लैरिंग्स का ही पार्ट होता है, और ये क्या करता है, ग्लॉटिस को कवर करता है ड्यूरिंग शेलोइंग ऑफ फूड। मैंने आपको बताया, और हमने लास्ट क्लास में भी ये सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, फिर से ट्रैकिया को ड्रॉ करेंगे। तो ये मान लो ये हमारी ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है। ठीक है। और ट्रैकिया में ये रिंग्स प्रेजेंट है, कार्टिलेजिनस। ठीक है। अब ये ट्रैकिया हमारी आगे जा करके टू रीजन्स, टू पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया हमारी आगे जा करके टू पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। इसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी
ब्रोंकाई। ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया है, ये जहां से इस दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, उस रीजन को हम बच्चों बोलते हैं T5 रीजन। इस रीजन को हम बोलते हैं T5 रीजन। अब ये T5 रीजन क्या है? ऐसे समझो, ऐसे समझो, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है, उसमें 12 थोरैसिक वर्टिब्रे होती है। ठीक है, बस इतना याद रखो कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, जो बैकबोन, उसमें 12 थोरैसिक वर्टिब्रे होती हैं। ठीक है, उसमें से जो फिफ्थ नंबर की वर्टिब्रे होती है, फिफ्थ नंबर की हमारी थोरैसिक वर्टिब्रे होती है, उसके सामने से ट्रैकिया इस टू पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है। उसी को हम बोल रहे हैं T5 रीजन। ठीक है, उसी को हम बोल रहे हैं T5 रीजन। ठीक है, तो लिख लेते हैं, यहाँ पर समझते हैं। चलो, देखो मान लो ये हमारी क्या है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 12 थोरैसिक वर्टिब्रे होती है। ठीक है, तो फर्स्ट है, ये सेकेंड थोरैसिक वर्टिब्रे, ये थर्ड थोरैसिक वर्टिब्रे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 एंड देन 12। ये हमारी 12 थोरैसिक वर्टिब्रे है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम थोरैसिक वर्टिब्रे कितनी है, 12। तो इसमें से जो फिफ्थ नंबर की होगी, ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ये जो फिफ्थ नंबर की ये जो थोरैसिक वर्टिब्रे है, इसके सामने से हमारी जो ट्रैकिया है, वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है। ठीक है, इसके सामने से ही डिवाइड करती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो थोरैसिक वर्टिब्रे है, ये हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, बस आपको अभी इतना याद रखना है कि थोरैसिक वर्टिब्रे 12 होती है, उसमें से जो फिफ्थ नंबर की थोरैसिक वर्टिब्रे, उसके सामने से ट्रैकिया टू पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है। ठीक है, बस इसमें याद रखो, उसी को हम बोलते हैं T5 रीजन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रैकिया जो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। इसे हम बोलते हैं कितना, प्राइम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। ठीक है, तो अगर ये प्लूरल होगी, अगर ये प्लूरल होगी तो हम इसके लिए ब्रोंकाई वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये सिंगुलर होगी, अगर ये सिंगुलर होगी तो हम इसके लिए ब्रोंकस वर्ड यूज करेंगे। तो इसके लिए हम ब्रोंकस वर्ड यूज करेंगे। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जैसे ये दो है, एक ये है, एक ये है, तो हम इसके लिए ब्रोंकाई वर्ड यूज करेंगे। इफ अगर हम इसकी ही बात करें केवल एक ही, तो हम इसके लिए ब्रोंकस वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ट्रैकिया डिवाइड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे से ट्रैकिया डिवाइड कर जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई में। देखो ये है हमारी क्या, ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, और ये है जहां से ट्रैकिया डिवाइड करी है, ये है T5 रीजन। T5 रीजन। ठीक है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे के सामने से, मतलब फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे से ही ये डिवाइड कर गई। अब ये जो है स्ट्रक्चर है, ये एक, ये जो है इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया, ये है प्राइमरी ब्रोंकाई। एक ब्रोंकाई मतलब ये ब्रोंकस ये है एक, और एक ब्रोंकस ये है। मतलब सिंगुलर के लिए हम ब्रोंकस टर्म यूज करेंगे, तो एक एक ब्रोंकस ये हो गया, एक ब्रोंकस ये हो गया, और ब्रोंकाई हम दोनों को मिलाकर बोलेंगे। ठीक है, प्लूरल के लिए यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो ये हमारे लंग्स हैं, मान लो ये हमारे लंग्स, को बना लेते हैं अच्छे से। ये हमारे क्या है, लंग्स, ये हमारे लंग्स है। ठीक है, अब यहाँ से ये आई ट्रैकिया, मान लो ये हमने ये ट्रैकिया बना ली। ठीक है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड करी किसमें, प्राइमरी ब्रोंकाई में। ये है हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई, ये है हमारी, ये दूसरे लंग में चली जाएगी। मतलब मान लो एक ये लेफ्ट लंग में चली जाएगी, एक ये राइट लंग में चली जाएगी। तो ये है हमारी क्या, ये है हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, चलिए अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई क्या करेगी स्टूडेंट्स,
आगे जाकर के सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड करेगी। ये बना लेते हैं हम सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये बना लेते हैं सेकेंडरी। तो ये है हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई। जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड करेगी। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करेगी टर्शरी ब्रोंकाई में। तो डिवाइड करा देते हैं। अब यहाँ पर इतना लंग्स, यहाँ पर स्पेस नहीं है कि हम पूरे में बना सके, तो जैसे ये वाली डिवाइड करेगी तो वैसे ही ये वाली भी डिवाइड करेगी सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, तो हम एक एक के लिए बना रहे हैं। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, अब ये डिवाइड कर गई इसमें टर्शरी ब्रोंकाई, तो ये है हमारी टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, चलिए ये हमारी टर्शरी ब्रोंकाई हो गई। अब ये टर्शरी ब्रोंकाई आगे जा करके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करेगी। तो डिवाइड करा देते हैं। ये है हमारे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये बन गए हमारे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक अब ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आगे जा करके मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करेंगे। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आगे जा करके मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम एक ही एक बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। ठीक है, जैसे ये डिवाइड करेगी तो वैसे ये वाली भी डिवाइड करेगी। ठीक है, आपको इतना समझ में आ, चलिए इनिशियल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड कर जाएगी किसमें, मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स। तो ये आपके हो गए मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स है ये आगे जाकर के स्टूडेंट्स डिवाइड कर जाएंगे आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये आपका हो जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ तक आपका क्या होता है, कंडक्टिंग जोन होता है। इसके आगे जाकर के आपका रिस्पिरेटरी जोन शुरू होता है। ठीक है, यहाँ तक आपका कंडक्टिंग जोन होता है। जैसे ट्रैकिया, से प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड करिए इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल डिवाइड किए मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स, मिड लेवल डिवाइड करेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ तक आपका सारा क्या होता है, कंडक्टिंग जोन होता है। क्लियर। और जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं वो आपकी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होती है। तो बना लेते हैं यहाँ पर, जो रिंग्स होती हैं कार्टिलेजिनस वो आपकी ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होती है। तो हम इन कार्टिलेजिनस रिंग्स को बना लेते हैं। ये आपकी रिंग्स, ये रिंग्स हैं, ये आपकी यहाँ तक, ये आपके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स यहाँ तक है। तो ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक आपकी ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये आपकी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए तो इतना समझ में आ गया आपको। जो हमारी ये है हमारी ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड करी प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड करेंगे टर्शरी ब्रोंकाई में, टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड करेंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड करेंगे मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स में, और मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड करेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। और यहाँ से आपका कंडक्टिंग एंड, जो कंडक्टिंग जोन है वो एंड हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने इस बात को लिख दिया है, चलिए देखते हैं। तो जो ट्रैकिया है वो हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड करी, तो हम सिंगुलर के लिए ब्रोंकस वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा प्राइमरी ब्रोंकस, स्प्लिट कर जाएगा किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब सेकेंडरी ब्रोंकाई स्प्लिट करेगा टर्शरी ब्रोंकाई में, टर्शरी ब्रोंकाई स्प्लिट करेगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स स्प्लिट करेगा मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स में, और जो मिड लेवल ब्रोंक्यूल है वो स्प्लिट करेगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। और जो शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है, हमारी ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होती है। ठीक है, इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं।
फिर आ गया कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन में अब आगे बढ़ते हैं रिस्पिरेटरी जोन पे। चलिए, हाँ ठीक है, कंडक्टिंग जोन पे बात करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिंग जोन का पैसेज देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इसका पूरा एक पैसेज देखते हैं। तो कंडक्टिंग जोन हमारा शुरू होता है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। तो लिख लें हम, कंडक्टिंग जोन हमारा शुरू होता है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ये जो हमारी अपर लिप के ऊपर ये जो दो आपको छेद देखने को मिल रहे हैं, इन्हें बोलते थे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। यहीं से हमारे अंदर क्या बोलते हैं, हम एयर लेते हैं, मतलब इनहेल करते हैं एयर को। ठीक है, एयर अंदर जाती है यहाँ से। तो ये हो गया हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर कहाँ जाएगी, हमारे नेजल चैम्बर में जाएगी। नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से एयर कहाँ जाएगी, हमारे जो इंटरनल नेयर्स प्रेजेंट होते हैं वहां जाएगी। इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स। ठीक है, अब इंटरनल नेयर से कहाँ, इंटरनल नेयर्स के बाद एयर कहाँ जाएगी, एयर जाएगी हमारी फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। ठीक है, ये सब हमने अपनी सेकेंड लेक्चर में देखा था। तो इंटरनल नेयर्स के बाद कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स, अब फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, फेरिंग्स से जाएगा हमारे जो वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स में पाएगा। ठीक है, तो लिख लो लैरिंग्स। लैरिंग से कहाँ जाएगा, लैरिंग से जाएगा ट्रैकिया में। एयर कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया से कहाँ जाएगी, ट्रैकिया से कहाँ जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकाई में जाएगी। ट्रैकिया से कहाँ जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकाई में जाएगी। अब प्राइमरी ब्रोंकाई से कहाँ जाएगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई में जाएगी। सेकेंडरी ब्रोंकाई में जाएगी। सेकेंडरी ब्रोंकाई से कहाँ जाएगी, टर्शरी ब्रोंकाई में जाएगी। टर्शरी ब्रोंकाई में जाएगी। टर्शरी ब्रोंकाई से कहाँ जाएगी, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में जाएगी एयर। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में एयर जाएगी। अब इनिशियल ब्रोंक्यूल से कहाँ जाएगी, मिड लेवल ब्रोंक्यूल में जाएगी। मिड लेवल ब्रोंक्यूल में जाएगी। मिड लेवल ब्रोंक्यूल में जाएगी। मिड लेवल से कहाँ जाएगी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में जाएगी। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में जाएगी। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है इसके बाद हमारा कंडक्टिंग जोन क्या हो जाता है, कंडक्टिंग जोन एंड्स। उसके बाद हमारा कंडक्टिंग जोन क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू होता है और टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे जाकर के हमारा कंडक्टिंग जोन एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये पैसे समझ में आया। पहले एयर कहाँ से एंटर करेगी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एंटर करेगी, हमारे नेजल चैम्बर में जाएगी। ठीक है, नेजल चैम्बर से जाएगी, इंटरनल नेयर से पास होते हुए फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग से पास होते हुए लैरिंग से में जाएगी। लैरिंग से पास होते हुए ट्रैकिया। ट्रैकिया में से पास होते हुए फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब यहाँ पर हमारा कंडक्टिंग जोन खत्म। उसके बाद कहाँ जाएगी एयर, हमारे रेस्पिरेटरी जोन में जाएगी, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, लेकिन कंडक्टिंग जोन हमारा इतना ध्यान रखो कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ही होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। और जो हमारे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, हमारी ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक सी शेप की जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग्स होती हैं वो हमारे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, चलो इतनी बातें ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कंडक्टिंग जोन की। एक मिनट, कंडक्टिंग जोन की इंपॉर्टेंस देखते हैं। ये क्या करता है, टेक्स एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, ये एयर को एटमॉस्फेयर से रेस्पिरेटरी जोन तक लाने का काम करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, एयर को एटमॉस्फेयर से
रिस्पिरेटरी जोन जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा वहां तक लाने का काम कर रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब क्या करेगा, रिमूव्स डस्ट पार्टिकल फ्रॉम इनकमिंग एयर, यानी कि क्या करेगा, प्योरिफिकेशन करेगा ये एयर का। ठीक है, तो जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है नेचुरल चैम्बर का, हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था ना, जो एंटीरियर पार्ट होता है हमारे नेचुरल चैम्बर का, उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते थे, और जो हेयर्स होते थे वो क्या करते थे, एयर्स में जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होती थी उसको क्या करते थे, ट्रैप करने का काम करते थे, उसको ट्रैप करने का काम करते थे और एयर को प्योरीफाई करते थे। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिमूव करता है डस्ट पार्टिकल फ्रॉम इनकमिंग एयर, यानी कि प्योरिफिकेशन करता है एयर का। मेक्स द टेम्परेचर इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर, ये जो एयर होती है, यानी कि मान लो हमने बहुत ठंडी ठंडी सांस ले ली, ठीक है, तो क्या होता है, इस कंडक्टिंग जोन से जब एयर पास होती है तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाती है। ठीक है, मेक्स द टेम्परेचर इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और क्या करता है, ये ह्यूमिडिफिकेशन करता है एयर का, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, मतलब उसको मॉइस्चरिंग करता है, मतलब उसमें नमी होती है एयर में। जब आप सांस बाहर निकाल के देखोगे, ऐसे हाथ में ऐसे करके देखोगे, ऐसे करके, तो एयर क्या होगी, आपको उसमें मतलब मॉइस्चर फील होगा, नमी फील होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा कंडक्टिंग टून होता है वो सीलिएटेड और कॉल्यूमिनार एपिथेलियम से लाइंड होता है। अब कॉल्यूमिनार एपिथेलियम में होते हैं गोबलेट सेल्स जो सिक्रेट करते हैं म्यूकस। अब म्यूकस में क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है, जब एयर इससे पास होती है तो एयर क्या करती है, मॉइस्चर्ड हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, एयर जब हमारे कंडक्टिंग जोन से पास करेगी और इसमें म्यूकस होता है, गोबलेट सेल्स म्यूकस रिलीज करते हैं, तो एयर क्या होगी हमारी, मॉइस्चर्ड हो जाएगी, नम हो जाती है। ठीक है, हम जैसे ड्राई एयर लेते हैं, मान लो हमने ड्राई एयर ली, तो अब हम एयर को बाहर निकालेंगे तो एयर क्या होगी, मॉइस्चर्ड हो जाएगी, नम हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या करेगा, रिमूव्स बैक्टीरिया फ्रॉम एयर एंड स्टॉप्स बैक्टीरिया टू गो इनटू द लंग्स। ठीक है, तो जो हमने आपको बताया कि जो हमारे जो कंडक्टिंग जोन होती है वो सीलिएटेड और कॉल्यूमिनार एपिथेलियम से लाइंड होती है, उसमें होते हैं गोबलेट से जो म्यूकस को रिलीज करते हैं। अब ये म्यूकस क्या करता है, जैसे कि हमने एयर ली, उसमें मान लो बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया क्या करता है, ये म्यूकस जो है उस बैक्टीरिया को और जो अदर फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे लंग्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं उनको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। और ये जो सीलिया है, सीलिया बीट करते रहते हैं, सीलिया के बीट करते रहते हैं और इस म्यूकस को लंग्स में जाने से रोकते हैं। ठीक है, इस म्यूकस को लंग्स में जाने से रोकते हैं। तो क्या करता है, ये बैक्टीरिया को एयर से रिमूव करने का काम करता है और बैक्टीरिया को लंग्स में जाने से रोकता है ताकि हमारे लंग्स में इंफेक्शन ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आती है रिस्पिरेटरी जोन की। रिस्पिरेटरी जोन, अब फिर से हम अपना लंग्स बना लेते हैं। फिर से मान लो ये हमारे लंग्स हैं, ये ये मान लो हमारे लंग्स है। ठीक है, हमने कहाँ पर कंडक्टिंग जोन को एंड किया था, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमने देखा था कि जो कंडक्टिंग जोन है वो होता है। तो बना लेते हैं, ये है मान लो हमारा, ये है मान लो हमारे, ये जो है ये हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है, ये मान लो ये हमारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है, अब ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर के रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करेंगे, और यहीं तक हमारा कंडक्टिंग जोन होता था टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। उसके बाद आगे जाकर के ये दूसरे कलर से बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। ले लेते हैं हम ये वाला कलर। ठीक है, तो ये जो है ये आगे जाकर के ऐसे इसमें डिवाइड कर जाएंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड कर जाएंगे। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर के एल्व्यूलर डक्ट में डिवाइड करेगी। ठीक है, जैसे मैं इस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के साथ बना रही वैसे ही ये भी डिवाइड करेगी। ठीक है,
अब स्पेस नहीं है इसलिए ऐसा बनाना पड़ता है। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं। अब ये आगे जाकर के किसको डिवाइड कर जाएंगे, आपके एल्व्यूलर डक्ट में, एल्व्यूलर डक्ट में डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है, अब ये एल्व्यूलर डक्ट के बाद आपका आ जाएगा ये स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एल्व्यूलर सैक। ये है आपका एल्व्यूलर सैक, ये है आपका एल्व्यूलर सैक। इसमें दो सॉरी इसमें दो या दो से ज्यादा एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। कंटेन्स कंटेन्स टू और मोर एल्वुलाई। ठीक है, देखो इसमें दो से ज्यादा टू और मोर एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। ये होता है हमारा एल्वुलर सैक जो हमारा एंड स्ट्रक्चर होता है, और ये मेन साइट होती है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यहाँ तक हमारा कंडक्टिंग जोन एंड हो गया था। देखो लिख लेते हैं कंडक्टिंग जोन, तो रुको लिखते हैं, तो लिखो यहाँ पर कंडक्टिंग जोन एंड्स। ठीक है, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया कंडक्टिंग जोन एंड्स। अब ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड करेंगे आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फिर डिवाइड करेंगे एल्वुलर डक्ट में, फिर एल्वुलर डक्ट के बाद जो लास्ट हमारा एंड स्ट्रक्चर होगा वो होगा एल्वुलर सैक। ठीक है, इसमें दो या दो से ज्यादा एल्वुलाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर हमारा, ये जो है जितना ये है पार्ट, ये हमारा रिस्पिरेटरी जोन है, ये हमारा रिस्पिरेटरी जोन है। ठीक है, बाकी जो ऊपर जितने भी था वो सारा कंडक्टिंग जोन था। ठीक है, तो लिख लेते हैं आगे। तो रिस्पिरेटरी जोन में हमारे कौन से तीन पार्ट्स आ जाते हैं, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ जाता है, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, दूसरा आ जाता है एल्वुलर डक्ट, दूसरा आ जाता है एल्वुलर डक्ट, तीसरा आ जाता है एल्वुलर सैक, तीसरा आ जाता है एल्वुलर सैक। ठीक है, ये तीन स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। अब जो रिस्पिरेटरी जोन है उसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, की इंपॉर्टेंस भी लिख लेते हैं। ये क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है विद ब्लड, ब्लड के साथ इसका ये क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है ये। तो लिख लेते हैं हम इस रुको, ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद ब्लड, ब्लड के साथ ये गैसेस का एक्सचेंज करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है देखो हमारी एल्वेलाई, ब्रैक कर लेना थोड़ा। ये है स्टूडेंट्स हमारी एल्वेलाई। ठीक है, ये हमारी एल्वेलाई है। ठीक है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोल रहे हैं एल्वेलाई। यहाँ से मेन साइट होता है, ये गैसियस एक्सचेंज का मेन साइट होता है। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं ये एल्वेलाई है और इसके अराउंड ये ब्लड कैपिलरी है, इसके अराउंड ये वाला कर लेंगे, इसके अराउंड ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है, या हम इसको कह सकते हैं ये है पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी पल्मोनरी कैपिलरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड्स हम लंग्स के लिए यूज करते हैं और ये हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, तो हम इसलिए पल्मोनरी कैपिलरी वर्ड्स भी यूज करते हैं। चलिए अब मान लो
यहाँ से आ रहा है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो लिख लेते हैं CO2 इसमें ज्यादा होती है और ऑक्सीजन इसमें लेस होती है, ठीक है। तो अब ये मान लो ये जो ब्लड कैपिलरी है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ये ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है ये, और इसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। और हमने मान लो सांस ली, ठीक है, हमने इंस्पायरेशन मतलब हमने सांस अंदर ली, तो क्या हो जाएगा? ऑल्वेलाई में हमारी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? ये ऑक्सीजन यहाँ पर डिफ्यूज होकर के ब्लड में चली जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से वो डिफ्यूज होकर के एल्वेलाई में वापस आ जाएगी। इस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और एल्वेलाई में CO2 की कंसंट्रेशन कम है, तो CO2 क्या करेगी? डिफ्यूज होकर के कार्बन एल्वेलाई में चली जाएगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एल्वेलाई में ज्यादा है और ब्लड में कम है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड में चली जाएगी। आपको तो पता है कि जो डिफ्यूजन होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज करके ब्लड में चला जाएगा और जो ब्लड में जो CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है तो CO2 डिफ्यूज करके एल्वेलाई में चला आएगा, ठीक है। क्या होगा फिर जब हम एयर बाहर निकालेंगे अपने लंग से तो उसमें CO2 रिच एयर होगी, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा होगी, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करके इसमें ब्लड में चले गए, तो ये ब्लड कैसा हो गया आपका? ये जो ब्लड बाहर निकलेगा आपका वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हुआ, फिर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हुआ, तो ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये हमारा एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है। अभी हम आगे आगे डिटेल में और एल्वेलाई को देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए बस आपको इतना समझ में आया ये जरूर बताना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन ऑन द बेसिस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के बेसिस पे हम देखेंगे कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन को। कंडक्टिंग जोन में क्या होता है? कंडक्टिंग जोन कहाँ से कहाँ तक होती है हमारी? हमारी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के हमारी होती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। कंडक्टिंग जोन हमारी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हम पूरी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें इसमें सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स से ये लाइन होती है, ये लाइन होती है आपकी सिंपल सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम से, एपिथेलियल टिश्यू। ये आपकी लाइन होती है, ये आपकी लाइन होती है सिंपल सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू से ये लाइन होती है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें ये, ठीक है, ये मान लो आपकी ये कॉल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स है ये। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें ऐसे ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिएटेड होती है, ये सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं,
ये गोबलेट सेल्स क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं म्यूकस को। मैंने आपको बताया था ये म्यूकस क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ट्रैप करने का काम करते हैं, एयर को मॉइस्चर करने का काम करते थे। ठीक है, तो ये जो म्यूकस ये गोबलेट सेल सिक्रेट करते हैं, ये है हमारी गोबलेट सेल। और ये सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू, इसी टिश्यू से हमारी जो कंडक्टिंग जोन होती है वो लाइंड होती है। ठीक है, अब ये जो कंडक्टिंग जोन होती है, ये देखो ये कॉल्यूमिनार सेल्स हैं, ये कॉलम शेप की लंबी लंबी सेल्स होती है, पतली और लंबी लंबी सेल्स होती हैं। यहाँ से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, मान लो कोई इतनी सी, मान लो इतनी चौड़ी सी जगह है, उसमें से कैसे मतलब सिंपली गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा, मतलब आप खुद ही सोचो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल, इतनी चीजें ध्यान रखना। यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जो हमारी कंडक्टिंग जोन होती है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होती है, लाइंड होती है सिंपल सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होती है। इनमें गोबलेट सेल्स होते हैं जो क्या सिक्रेट करते हैं, ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं। गोबलेट सेल्स म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, जो क्या करते हैं, एयर को मोशन करने का काम करता है, बैक्टीरिया को और अदर पार्टिकल्स को ट्रैप करने का काम करता है। और ये जो सीलिया है, ये सीलिया मूव करते रहते हैं और इसी म्यूकस ट्रैप्ड बैक्टीरिया को लंग्स में जाने से रोकते हैं। ठीक है, चलो इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी जोन की। जो रेस्पिरेटरी जोन होता है हमारा, वो होता है आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से लेकर के रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से लेकर के कहाँ तक होता है, एल्वुलर सैक तक होता है, एल्वुलर सैक तक होता है। और ये लाइंड होता है किससे, लाइंड होता है सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होता है। तो लिख लेते हैं लाइंड विथ सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू, लाइंड विथ सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू से ये लाइंड होता है। ठीक है, ये है, मान लो ये आपकी सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू है ये। ठीक है, ये देखो फ्लैट चपटी सी ये सेल्स होती हैं इसमें। ठीक है, बहुत पतली सी होती है, एकदम फ्लैटेंड होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होना होता है रेस्पिरेटरी जोन से। अगर ये मतलब अगर ये थिक होगी तो गैसेस का एक्सचेंज इजिली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। अगर ये पतली होगी तो इजिली गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है आसानी से। तो जो रेस्पिरेटरी जोन होती है वो हमारी सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होती है। ठीक है, और गैसेस का एक्सचेंज यहाँ से इजिली पॉसिबल हो पाता है, तो लिख सकते हैं इजिली इजिली एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल, गैसेस का एक्सचेंज इजिली पॉसिबल हो पाता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मान लो CO2 यहाँ गई, ऑक्सीजन इधर गई, यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बस हम यहाँ तक आज कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो जो हमने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग जोन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से बताना है कि आपके कौन सा कंडक्टिंग जोन का पार्ट नहीं है। ट्रैकिया, ट्रैकिया हमारे कंडक्टिंग जोन का पार्ट है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो भी आपके कंडक्टिंग जोन का पार्ट होते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर डक्ट्स हमारे रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट होते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। और जो लैरिंग्स है ये भी हमारे कंडक्टिंग जोन का पार्ट होते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो तीन है, ट्रैकिया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और लैरिंग्स, ये हमारे कंडक्टिंग जोन का पार्ट है, और एल्वुलर डक्ट हमारे रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट है, यानी कि ये हमारे कंडक्टिंग जोन का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द मेन फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग जोन इज। मेन फंक्शन कंडक्टिंग जोन का क्या है, बताओ। गैसेस का एक्सचेंज? नहीं, गैसेस का एक्सचेंज तो रेस्पिरेटरी जोन में होता है। वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग द एयर, ठीक है, हाँ क्या करता है ये, एयर को वार्म करता है, ठीक है, मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल लेके आता है, एयर को मॉइस्चर करता है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, तो ये सारे भी रॉन्ग हो जाएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग द एयर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स। रेस्पिरेटरी और मतलब एक्सचेंज पार्ट में क्या क्या आपका इंक्लूड होता है। नोज और फेरिंग्स, ये हमारे कंडक्टिंग जोन का होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। एल्विलाई और एल्वुलर डक्ट्स, ठीक है, ये होता है हमारे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, मतलब रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट, ये एक्सचेंज जोन का पार्ट, ठीक है। ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ये कंडक्टिंग जोन का पार्ट है, ये भी नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। नेजल कैविटी एंड लैरिंक्स, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी कंडक्टिंग जोन का पार्ट है। तो हमारा जो एक्सचेंज पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें इंक्लूड होता है एल्वुलाई और एल्वुलर डक्ट्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द लास्ट पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग जोन। बताइए, लास्ट पार्ट कंडक्टिंग जोन का कौन सा होता है, वो होता है आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो प्राइमरी ब्रोंकाई नहीं, ये भी रॉन्ग है। सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये भी नहीं, तो ये आ गया आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये करेक्ट होता है। डी आ गया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये आपके रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर एज द एयर पासेस फ्रॉम द कंडक्टिंग जोन टू रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है, कौन कौन से, इसमें के कौन से चेंजेस होते हैं जब एयर पास करती है आपके कंडक्टिंग जोन से रेस्पिरेटरी जोन तक, ठीक है। एयर गेट्स कूल्डर एंड ड्रायर, एयर ठंडी हो जाती है और ड्राई हो जाती है, नहीं ये तो गलत है, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। एयर गेट्स फिल्टर्ड वार्म्ड एंड मॉइस्चर्ड, ठीक है, ये तो होता है, एयर फिल्टर हो जाती है, प्योरीफाई कर देता है एयर को, एयर वार्म हो जाती है, मॉइस्चर्ड हो जाती है, ठीक है, हमें पता है। एयर बिकेम एसिडिक, ये भी रॉन्ग है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्लॉक, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन टाइप। असर्शन में क्या दिया है, देखिए, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं आपके, वो इन्वॉल्व होते हैं गैसियस एक्सचेंज में, तो गैसियस एक्सचेंज में क्यों इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो तो कंडक्टिंग जोन का पार्ट है, तो ये हमारा गलत हो गया। रीजन, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैव थिन वॉल्स दैट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये भी गलत हो गया। इसमें थिन वॉल्स थोड़ी ना होती, थिन वॉल्स तो हमारी रेस्पिरेटरी जोन में होती है, क्योंकि वही सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइन करते हैं, ठीक है, वहां की लेयर पतली होती है जहां से इजिली डिफ्यूजन पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पर तो सिंपल वो सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम्स होते हैं वो जो, ठीक है, वो थिक होती है, तो वहां से इजिली डिफ्यूजन पॉसिबल थोड़ी ना हो पाता है, तो क्या हो जाएगा, बोथ रॉन्ग हो जाएगा, बोथ रॉन्ग हो जाएगा।
तो देखते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर इज रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये भी गलत है। assertion is true but reason is false, ये भी गलत है। assertion is false but reason is true, ये भी गलत है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है इसमें, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा आपका both assertion and reason are wrong, both wrong हो जाएगा, ठीक है, कोई मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको ये both wrong हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे assertion में, the conducting part of the respiratory system, जो कंडक्टिंग पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डस नॉट पार्टिसिपेट इन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। रीजन क्या है, इट ओनली ट्रांसपोर्ट्स वार्म्स एंड ह्यूमिडिफाइज द इनकमिंग एयर, ठीक है, ये भी करेक्ट है हमारा, क्योंकि जो कंडक्टिंग पार्ट होता है ये इनकमिंग एयर को ट्रांसपोर्ट करता है, वार्म करता है, ह्यूमिडिफाई करता है। तो हमारा जो असर्शन है वो भी करेक्ट है, रीजन है वो भी करेक्ट है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। assertion है हमारा, alveoli form the main site of gaseous exchange, ठीक है, alveoli क्या होता है, मेन साइट है gaseous exchange का, ठीक है, करेक्ट है ये। alveoli are lined with non permeable epithelium to prevent diffusion, alveoli किससे लाइंड होती है, non permeable epithelium से थोड़ी लाइंड होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होती है, और क्या करती है, ये अलाउ करती है डिफ्यूजन को, प्रिवेंट नहीं करती है, ठीक है, तो रीजन हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करेक्ट होगा, असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर ये एक गलत हो गया। बी, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, ये भी गलत हो गया। सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये आपका सी करेक्ट है। डी क्या है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, स्टेटमेंट बेस्ड है, देखो स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मार्क्स द एंड ऑफ द कंडक्टिंग जोन, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ही हमारे कंडक्टिंग जोन होते हैं, ठीक है, सही है ये। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बिगिन द रेस्पिरेटरी जोन, क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स उससे शुरू होता है हमारा रेस्पिरेटरी जोन, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 ये रॉन्ग, ओनली स्टेटमेंट 2 ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट पहला, कंडक्टिंग जोन इंक्लूड्स एल्वुलर सैक्स, ठीक है, एल्वुलर सैक्स एंड एल्वुलर डक्ट्स, कंडक्टिंग जोन में क्या होता है, एल्वुलर सैक और एल्वुलर डक्ट होती है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, गैसेस एक्सचेंज अकर ओनली इन द कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन में थोड़ी ना होता है, गैसेस रेस्पिरेटरी जोन में होगा गैसेस एक्सचेंज, कंडक्टिंग जोन में, और एल्वुलर सैक और एल्वुलर डक्ट होते नहीं है, वो हमारे रेस्पिरेटरी जोन में होते हैं, तो क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ये भी रॉन्ग, ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ये भी रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, ये भी रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये भी, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, तो चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अपना फीडबैक जरूर देना, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, और कहीं पे ना समझ में आया तो भी बताना, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द बेस्ट।